हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ अवस्थी आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। देखिए, इस टॉपिक में ये ऑलमोस्ट करंट का टॉपिक है और इसमें वर्तमान में जो भारतीय इकोनॉमी है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आइए अध्ययन करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। किसी भी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत तीन सेक्टर होते हैं जिनको हम प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। देखिए, प्राथमिक जो क्षेत्रक है इसका एक दूसरा नाम है कृषि और सहायक क्षेत्र, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। द्वितीय क्षेत्रक को दो और नामों से जाना जाता है, औद्योगिक क्षेत्रक, इंडस्ट्रियल सेक्टर, और विनिर्माण क्षेत्रक यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। जो आपका तृतीय क्षेत्र के जैसे टर्सरी सेक्टर बोलते हैं उसको एक दूसरे नाम से जाना जाता है सेवा क्षेत्र या सर्विस सेक्टर। अब देखिए, अध्ययन करते हैं क्या इनका अर्थ है और क्यों इनके ये दूसरे नाम है। देखिए, इस क्षेत्र के अंतर्गत वे गतिविधियां शामिल हैं जिनसे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं। सबसे पहली चीज समझने वाली बात है कि प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत हम डायरेक्ट नेचर से जो चीज़ें प्राप्त होती हैं उनको शामिल करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर। इसके अंतर्गत हम प्राकृतिक संसाधन यानी प्रकृति से उसका उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, यानी जितनी भी क्रॉप्स हैं वो हम नेचर की हेल्प से ही प्राप्त करते हैं। दूसरा, पशुपालन। पशु भी क्या है, एक नेचर का पार्ट है और वहाँ से हम पशुओं से दूध, दही, दूध है, उस दूध से बनने वाले जितने भी प्रोडक्ट हैं वो इधर आ जाएंगे। लेकिन मेन रूप से दूध है, मीट है, ये चीज़ें क्या है, आपके प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज है। खनन, आपका माइंस, जितने भी आपके खाने हैं, माइंस हैं, उनसे जो खनन की क्रियाएं की जाती हैं वो भी प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत होती है। और मछली पालन, ये सारी की सारी एक्टिविटीज, ये सभी एक्टिविटीज क्या है, ये चार एक्टिविटीज इसमें दे रखी है, मुख्य रूप से यही इसके अंतर्गत शामिल है। एक और आती है वानिकी, वन, लकड़ियाँ काटना, विभिन्न प्रकार के जो वनों से प्राप्त होने वाले उत्पाद हैं जैसे गोंद है, लाख है, इस टाइप की चीज़ें इकट्ठी करना, वो भी इसी प्राइमरी सेक्टर की गतिविधि के अंतर्गत आता है। अब देखिए, इस प्राइमरी सेक्टर को कृषि एवं सहायक क्षेत्र क्यों कहते हैं और प्राथमिक क्षेत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए, यह उन सभी उत्पादों का आधार है जिन्हें हम क्रम से निर्मित करते हैं, अतः इसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहते हैं। अब देखिए, इसको समझिए थोड़ा सा। हम देखते हैं, हम कहते हैं प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा क्या होती है, जितना भी उसके बाद प्राथमिक से उच्च प्राथमिक हो, यूपीएस हो, फिर सेकेंडरी स्कूल्स हो, फिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हो, इन सब का आधार क्या है, प्राथमिक शिक्षा, क्योंकि ये बेस है। प्राथमिक का मतलब ये बेस है हायर जितनी भी स्टडीज हैं उनका। ऐसे ही इस जो प्राइमरी सेक्टर को हम प्राथमिक क्षेत्र क्यों कहते हैं, क्योंकि जितना भी जो नेचर से जो वस्तु, नेचर का उपयोग करके हम जिन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं वो सेकेंडरी सेक्टर है। सेकेंडरी सेक्टर में जो भी वस्तुओं का हम निर्माण करते हैं उनका बेस है, इसलिए इसको प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि प्राथमिक क्षेत्र को हम कृषि और सहायक क्षेत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र की जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हैं, चाहे आपका कृषि है, पशुपालन है, आपका खनन है, मत्स्य है, वानिकी है, इन सब के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण एक्टिविटीज कौन सी है, कृषि है। इसीलिए इस क्षेत्र को हम कृषि और सहायक क्षेत्र भी कहते हैं। अब देखिए, द्वितीय क्षेत्र देखते हैं। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत प्राथमिक क्षेत्र की वस्तुओं को लेके, यानी प्राथमिक क्षेत्र की वस्तुओं का उपयोग किया जाता है और उद्योगों में उससे दूसरी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। देखिए,
इस क्षेत्र के अंतर्गत वे गतिविधियां शामिल हैं जिसमें प्राथमिक क्षेत्र की वस्तुओं का उपयोग कर उद्योगों में नवीन वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कपास एक क्रॉप है, ये कृषि से रिलेटेड है, तो कपास से कपड़े का निर्माण उद्योगों में एक एक्टिविटीज होगी। गन्ना ये भी प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है। गन्ने से शक्कर का निर्माण या गुड़ का निर्माण, ये एक और एग्जाम्पल हो गया। फिर हम देखें गेहूं, गेहूं से बिस्किट या ब्रेड का निर्माण, वन से फर्नीचर का निर्माण, लोहे से मशीन का निर्माण। तो ये सभी जो आर्थिक गतिविधियां हैं ये सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटीज का एग्जाम्पल है। अब समझिए द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र क्यों कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत उद्योगों में क्या किया जाता है, प्राथमिक क्षेत्र की वस्तुओं का एक विशिष्ट प्रकार की वस्तुओं के रूप में विनिर्माण होता है, निर्माण होता है। इसलिए इसको, क्योंकि यहाँ पे अधिकतर जितनी भी एक्टिविटीज है वो कहाँ पे, उद्योगों में संपन्न की जाती हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, औद्योगिक क्षेत्र या इंडस्ट्रियल सेक्टर कहा जाता है। क्योंकि मुख्य रूप से जितनी भी द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियां वो इंडस्ट्रीज के अंदर ही कंप्लीट होती हैं। फिर एक क्वेश्चन आता है कि द्वितीय क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र क्यों कहते हैं। वी का मतलब है विशिष्ट और निर्माण यानी बनाना, यानी ये किसी एक, जैसे गन्ना है, गन्ने से एक विशिष्ट प्रकार का उत्पाद बनाया जा रहा है, शक्कर। तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत द्वितीय क्षेत्र को विशिष्ट विनिर्माण क्षेत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंतर्गत उद्योगों में एक विशिष्ट प्रकार का निर्माण किया जाता है या विशिष्ट प्रकार का उत्पाद तैयार किया जाता है प्राथमिक क्षेत्र की वस्तुओं को लेकर, इसलिए इसको विनिर्माण क्षेत्र कहा जाता है। जैसे आपने देखा कि वन है, लकड़ियां हैं, लकड़ी से किसी भी प्रकार के फर्नीचर का निर्माण क्या हो गया, विशिष्ट निर्माण हो गया। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की जो आपकी लकड़ियों से फर्नीचर हो गया, या आपका विभिन्न प्रकार के इमारतों का निर्माण, इमारतों में काम आती हैं ये लकड़ियाँ इमारतों के निर्माण में। दूसरा, कई बार बहुत सारे क्रिकेट बैट वो भी एक विशिष्ट प्रकार का निर्माण हो गया, क्योंकि इसमें लाइट वेट की लकड़ी चाहिए और मजबूत भी लकड़ी चाहिए, एक विशिष्ट टाइप का निर्माण हो गया। तो ये सारी की सारी जो एक्टिविटीज हैं वो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत संपन्न की जाती हैं, कंप्लीट की जाती है। अब देखिए तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र का एक और नाम है सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर। अब देखिए प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र, यहाँ पे तो क्या किया जाता है, वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, ये बात समझ, वस्तुओं का उत्पादन दोनों के अंतर्गत किया जाता है। लेकिन तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत उत्पादन नहीं किया जाता। पहली बात तो उत्पादन नहीं किया जाता। ये क्या है, सेवा प्रदाता सेक्टर है, सेवा प्रदाता है, सेवा का सृजन करता है। जैसे सेवा का सृजन करता है, और दूसरा प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में सहयोग करता है। देखिए इस क्षेत्र के अंतर्गत वस्तुओं का उत्पादन नहीं किया जाता, उत्पादन करने वाला सेक्टर नहीं है ये, पहली बात तो, नंबर एक। दूसरी क्या कह रहा है, इस क्षेत्र के अंतर्गत प्राथमिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों के विकास हेतु सेवाएं प्रदान की जाती हैं। तो दूसरी बात क्या हो गई, सेवा प्रदाता सेक्टर है। प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए ये क्या है, सेवाओं का सृजन करता है, सेवा प्रदाता सेक्टर है। क्योंकि अब देखिए इसको सर्विस सेक्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये गतिविधियां वस्तुओं के बजाय सेवाओं का सृजन करती हैं, इसलिए इसको तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। बात तीसरी समझ में आ गई, ये सेवाओं का सृजन करने वाला सेक्टर है, इसीलिए तृतीय क्षेत्र को या टर्सरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर कहा जाता है। बात समझिए, किसी खेत में फसल का उत्पादन हुआ, अब उस फसल को वहां से काट के कहाँ पे, फैक्ट्रियों में ले जाना,
बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में ले जाना। तो ये किसके द्वारा होगा? किसी ट्रक के द्वारा या किसी जीप के द्वारा। बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलियां होती हैं, जो कहीं ना कहीं किससे क्या है, उस वाहन को, उस क्रॉप को कहाँ पे ले जाएंगे? इंडस्ट्रीज में ले जाएंगे। तो परिवहन। फिर इंडस्ट्रीज से जो तैयार माल है, प्रिपेयर्ड मटेरियल है, उसको फिर मार्केट में ले जाने का काम ये भी कौन करेगा? आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम करेगा। बैंकिंग। आजकल किसान को उसकी उपज का जो मूल्य है वो बैंकिंग के माध्यम से। आजकल फिर फैक्ट्री से मार्केट में ले जाने पर मार्केट वाले फैक्ट्री वाले को बैंकिंग के माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र करते हैं। फिर मार्केट से कंज्यूमर उसको। तो आजकल जहाँ पे भी देखा जाए वहाँ पे परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना संचार, इसका सबका उपयोग होता है। मोबाइल टेक्नोलॉजी आजकल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी इकोनॉमी के लिए। एक और चीज़ है चिकित्सा और शिक्षा। ये भी सेवा प्रदाता वर्ग कैसे हैं? ये देखिए, कहीं ना कहीं हम देखें तो चिकित्सा क्या करती है? स्वास्थ्य प्रदान करती है, और शिक्षा एजुकेशन देती है। देखिए इसको समझिए, एक कॉन्सेप्ट है इकोनॉमी के अंतर्गत कि किसी भी देश के लिए मानव एक संसाधन है। मानव संसाधन है। संसाधन कब है मनुष्य? जब वह शिक्षित है और स्वस्थ है, यानी जब वो एजुकेटेड है और वो हेल्दी है, तो वो एक रिसोर्स है किसी भी कंट्री के लिए। लेकिन वो एक वर्डन है, भार है किसी देश के लिए अगर वो अशिक्षित है और कहीं ना कहीं रोगी है। रोगी है तो भी कहीं ना कहीं क्या कर रहा है वो? उसके परिवार के लिए भी भार बना हुआ है। उसके परिवार के जो इकोनॉमिकल रिसोर्सेज भी उसके ऊपर खर्च होंगे, देश के इकोनॉमिकल रिसोर्सेज भी खर्च होंगे। अशिक्षित है अगर वह ऐसा कोई भी आर्थिक गतिविधियों में काम नहीं करता है, पढ़ा लिखा नहीं है और कोई काम भी नहीं करता है, किसी प्रकार के रोजगार का सृजन भी नहीं करता है, तो वह उस कंट्री के लिए क्या कहलाएगा? भार कहलाएगा। तो दो ही कंडीशन है, अगर वो शिक्षित है और स्वस्थ है तो कंट्री के लिए रिसोर्सेज है। अगर वो अशिक्षित है और रोगी है तो कहीं ना कहीं कंट्री का जो कहीं ना कहीं आर्थिक वजन, या कंट्री के लिए एक आर्थिक बोझ का काम करता है, एक परिवार के लिए आर्थिक बोझ का काम करता है, एक समाज के लिए बोझ का काम करता है वो। तो ये बात ध्यान रखिएगा। इसलिए चिकित्सा चिकित्सा क्या करती है? लोगों को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करती है। और शिक्षा लोगों को एजुकेटेड करने का काम करती है, ताकि वो जब एजुकेशन होगी तो ही अच्छी प्रकार की कृषि एक व्यक्ति कर पाता है, वैज्ञानिक कृषि। पशुपालन में भी काफ़ी टेक्नोलॉजीज को उपयोग करता है। खनन, मत्स्य, ये सभी प्रकार की चाहे द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियाँ हो, इंडस्ट्रीज को लगाना, उनके लिए बेसिक रिसोर्सेज इक्विपमेंट प्राप्त करना, फिर मनी इकट्ठा करना मार्केट से, फिर उस मैन्युफैक्चरिंग जो मटेरियल है उसको मार्केट में सप्लाई करना, ये सारी की सारी एजुकेशन की बदौलत ही हो पाती हैं। तो ये चीज़ें अगर व्यक्ति को अच्छा शिक्षा मिलेगी तो उस देश के लिए क्या काम करेगा? वो रिसोर्सेज का काम करेगा और स्वस्थ भी रहेगा। इसलिए इस क्षेत्र को सेवा प्रदाता से क्षेत्र में शामिल किया गया है, चिकित्सा और शिक्षा को। अब देखते हैं हम कंट्रीब्यूशन ऑफ द सेक्टर्स इन जीडीपी। जीडीपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी को क्या बोलते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखिए यहाँ पे कई टाइप की टर्म्स आती है हमें, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी। अब देखिए सबसे पहले तो मैं समझा देता हूँ कि क्या है जीडीपी। किसी देश के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में, वित्तीय वर्ष का मतलब क्या होता है? वित्तीय वर्ष का मतलब होता है 1 अप्रैल से
31 मार्च हम किसी भी जो आर्थिक एक्टिविटीज़ हैं, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ हैं, उसके अंतर्गत हम जो फाइनेंशियल ईयर का यूज करते हैं, और वो कब से चालू होता है? 1 अप्रैल से चालू होता है, 31 मार्च को कंप्लीट होता है। तो जीडीपी क्या है? किसी भी देश के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत तीनों सेक्टरों से जो चीज़ों का उत्पादन होता है, उसका मार्केट मूल्य होता है, जो मनी में मूल्य होता है, पैसे के अंतर्गत मूल्य होता है, वो क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद। तीनों सेक्टर्स के अंतर्गत जो भी प्रोडक्शन होता है, उसका मुद्रा के अंतर्गत वैल्यूएशन, पैसे के अंतर्गत वैल्यूएशन क्या कहलाता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीडीपी क्लियर हो गया। अब देखिए ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब जीएनपी क्या है? जीएनपी का मतलब समझिए, किसी भी देश के अंतर्गत जो सब कुछ पैदा होता है, उसके अंतर्गत विदेशी व्यक्ति यहाँ पे भारत में अगर कोई काम कर रहा है, भारत, और कोई विदेशी है, फॉरेनर है, तो वो क्या काम करेगा? वो अपने पैसे को बाहर भेजेगा भारत से, यानी वो माइनस होगा। और अगर कोई विदेशी, विदेशों में कोई भारतीय है, इंडियन पर्सन है किसी विदेश में, तो वो अपने पैसे को क्या भेजेगा? भारत में भेजेगा, तो वो पैसा इनकम होगा, प्लस में होगा। अब ये चीज़ समझ जाइए कि कोई भी फॉरेनर होगा, वो तो भारत में है और कोई सैलरी प्राप्त कर रहा है या किसी भी प्रकार का बेनिफिट प्राप्त कर रहा है, तो वो पैसे वो कहाँ भेज रहा है? विदेशों में। तो वो उसकी जो इनकम है, उसका जो प्रॉफिट है, वो तो माइनस हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। और कोई भी भारतीय है जो विदेशों में काम कर रहा है, चाहे इंजीनियर के रूप में, चाहे डॉक्टर के रूप में, चाहे बिजनेसमैन के रूप में, वो अपने आय को या अपने प्रॉफिट को कहाँ भेजेगा? भारत में। तो उसकी जो इनकम है वो भारत की कुल जीडीपी में प्लस हो जाती है। तो बात समझिए, इसी को कहते हैं कि NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध अर्जित आय। इसका मतलब क्या होता है? मानो भारतीयों ने मानो 150 रुपये भेजे, जैसे 150 रुपीज़ भेजा, प्लस में भेजा विदेशों से भारत में, और यहाँ से फॉरेनर्स ने विदेशों में भेजा मानो 75 रुपीज़। तो टोटल क्या हुआ? प्लस में भारत की जीडीपी में 75 रुपीज़ जुड़ेंगे। अगर मानो दूसरा एक एग्जाम्पल लें कि मानो भारतीयों ने भेजा वहाँ से 50 रुपये और फॉरेनर्स ने यहाँ से भेजा 100 रुपये, तो ये तो प्लस होगा और माइनस क्या होगा? 100 रुपये होगा, क्योंकि फॉरेनर्स ने 100 रुपये भेज रहे हैं। तो नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड ये क्या हो जाएगा? माइनस में 50 रुपये। तो हम जीडीपी में से 50 रुपये घटा देंगे। एक एग्जाम्पल मैंने समझाया। तो क्या होगा? जीएनपी का मतलब क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब जीडीपी माइनस NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को घटा देंगे तो जीएनपी मिल जाएगा। अब एनएनपी क्या है? जीएनपी तो समझ में आ गया। अब जीएनपी में से, अब देखिए कोई भी हम डेवलपमेंट का काम करते हैं, कोई भी प्रोडक्शन का काम करते हैं, तो फिर क्या होता है? उसमें मशीनों का घिसाई होती है, मशीन खराब भी होती है, उनको रिप्लेस भी करना पड़ता है, उनके ऊपर खर्चा करना पड़ता है। तो इसको कहते हैं मूल्यह्रास। तो कहीं ना कहीं किसी भी टाइप का, तो किसी भी प्रकार के उत्पादन करते समय फैक्ट्रियों में जो छीजत होती है, जो किसी भी मशीनरी पे खर्च होता है, मशीनरी के रिप्लेसमेंट पे जो पैसा लगता है, उसको माइनस कर दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा? एनएनपी। तो जीएनपी में से मूल्यह्रास घटा दिया जाए, मूल्यह्रास, तो क्या प्राप्त हो जाता है? एनएनपी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को घटाएंगे जीडीपी में से तो जीएनपी बचेगा। जीएनपी में से घटा देंगे मूल्यह्रास को या डेप्रिसिएशन को, तो क्या बचेगा आपका? एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये एनएनपी एक वर्ड आता है, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? एक बात ध्यान रखिएगा आप, तो ये रट लीजिएगा, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब मैं बाद में बताऊंगा फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस क्या है। तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को क्या बोलते हैं हम? राष्ट्रीय आय। किसी भी देश की राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है? एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट।
ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पे वो आपको समझाया कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, जीडीपी किसे कहते हैं, जीएनपी किसे कहते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट किसे कहते हैं। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं इस टॉपिक के अकॉर्डिंग कि सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न प्रकार के क्षेत्रक है, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक का क्या कंट्रीब्यूशन था। देखिए सबसे पहले हम 1973-74 में देखें तो सबसे ज़्यादा देखिए यहाँ पे 40% के आसपास इसका है प्राथमिक क्षेत्रक का हमारे सकल घरेलू उत्पादन में योगदान था। फिर देखें हम यहाँ से 12% के आसपास लगभग किसका था, सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन था। अब ये लगभग हो गया और यहाँ पे देखिए जो टर्सरी सेक्टर है या तृतीय क्षेत्र का उसका कंट्रीब्यूशन कितना था, 38%। अब हम दूसरा एग्जाम्पल ले लें 2000 और 2001 का। यहाँ पे देखें हम सकल घरेलू उत्पादन में कृषि का कितना कंट्रीब्यूशन हो गया, 22%। तो एक बड़ा परिवर्तन आया। दूसरा देखिए यहाँ पे 22 से 40 लगभग 20% के आसपास आपका किस में आया, सेकेंडरी सेक्टर में का कंट्रीब्यूशन रहा। और फिर अब यहाँ पे देखें हम तो लगभग आपका ये हो गया 58% के आसपास कंट्रीब्यूशन टर्सरी सेक्टर का हो गया। अब थोड़ा सा इधर और हम चलें 2013-14 में चलें। अब हमारे जो प्राइमरी सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन कितना रह गया, देखिए अब और भी घट गया। पहले 22% के आसपास था और अब लगभग 12-13% रह गया। इधर देखिए आप 12-30% के बाद ये लगभग वही 20% के आसपास है। अब टोटल मिला के देखिए आप यहाँ पे कितना हो गया, अप्रोक्सीमेटली आपका 67% 68% के आसपास ये आपका सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन हो गया। लगातार सर्विस सेक्टर की जो पूरा का पूरा अनुपात है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया मैंने आपको जो हमारी एनसीईआरटी में दे रखा है कि सबसे पहले 1973-74 में सर्विस सेक्टर का 38% कंट्रीब्यूशन था सकल संपूर्ण जो जीडीपी में। फिर लगभग 2000-2001 के बाद 58 के आसपास आ गया और अब ये लगभग क्या जा रहा है, 60 से भी ऊपर जा रहा है। अभी हम और करंट का देखेंगे। करंट का देखें 2019 और 20 में क्या था, देखिए सर्विस सेक्टर का 55% था कंट्रीब्यूशन सकल घरेलू उत्पादन में। 2020-21 में आया 53.9 लगभग अप्रोक्सीमेटली 54% के आसपास। और वर्तमान में जो 21-22 का फाइनेंशियल ईयर है उसमें सकल घरेलू उत्पाद के अंतर्गत सर्विस सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है, 53%। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इस बार के जो फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 में है 21-22 के अंतर्गत सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है अर्थव्यवस्था में, 53%। अब देखें यहाँ पे देखिए सेकेंडरी सेक्टर का शुरुआत में 1973-74 में कितना था, 12%। 2000 में बढ़ के ये लगभग 20% हो गया और अभी भी 2013-14 के अंतर्गत भी लगभग 20% था, जो 2019-20 में बढ़ के 26.7 हो गया, इधर लगभग 26 हो गया और वापस से यहाँ पे 28.2% 28.2%। ये बात ध्यान रखिएगा 2021-22 जो फाइनेंशियल ईयर है उसके अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र का सेकेंडरी क्षेत्र का कितना कंट्रीब्यूशन है, 28.2%। अब देखिए प्राथमिक क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन 1973-74 में 40% था, 2000-2001 में 22% के आसपास हो गया, फिर यहाँ पे 12 से 13% के आसपास हो गया और एट प्रेजेंट कितना है, यहाँ पे 18.4 था 2021 में 20 के आसपास हो गया और वर्तमान में 18.8% है, यानी 18.8% है आपका प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी। तो ये बात ध्यान रखिएगा, पहला तो यही आता है कि भाई शुरुआत से
हमारा जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था किस सेक्टर का सबसे ज़्यादा हो रहा है, तो हम देखेंगे सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, सर्विस सेक्टर का है हमारी जीडीपी में। अब देखिए किसी भी एक इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमी तीन टाइप की होती है। एक होती है अल्प विकसित, जिसे कहते हैं लीस्ट डेवलप्ड, यानी बहुत कम डेवलप्ड। ऐसी जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं उसके अंतर्गत जीडीपी में सबसे ज़्यादा इसमें तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत इसका प्राथमिक क्षेत्र का सबसे ज़्यादा रोल होता है। यानी जो अल्प विकसित देश हैं उसके अंतर्गत प्राथमिक क्षेत्र का जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान होता है। फिर दूसरी आती है विकासशील यानी डेवलपिंग, विकासशील यानी डेवलपिंग इकोनॉमीज। इसके अंतर्गत सेकेंडरी सेक्टर का यानी द्वितीय क्षेत्र का योगदान होता है। और फिर होता है विकसित या डेवलप्ड इकोनॉमी। विकसित या डेवलप्ड इकोनॉमीज के अंतर्गत सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान होता है, यानी सर्विस सेक्टर का उसकी जीडीपी में सबसे ज़्यादा रोल रहता है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि भारत के अंदर भी किसका है सबसे ज़्यादा जीडीपी में योगदान, आपका सर्विस सेक्टर का है, सेवा क्षेत्र का है। तो इसको बहुत माइन्यूट तरीके से देखिएगा कि भारत किसकी ओर, विकासशील से किसकी ओर बढ़ रहा है, विकसित इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है, डेवलपिंग से डेवलप्ड इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है। ये चीज़, ये फिगर्स ये शो करते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी धीरे धीरे और स्ट्रांग होती जा रही है और धीरे धीरे क्या हो रही है, डेवलप्ड इकोनॉमी की ओर कन्वर्ट हो रही है। अब एक और हम फैक्ट देख लेते हैं, शेयर्स ऑफ फैक्टर इन एम्प्लॉयमेंट। रोजगार में क्षेत्रकों का क्या योगदान है। देखिए सबसे पहले हम देखें 1972-73 में प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 74% लोग रोजगार के लिए जुड़े हुए थे। 74% सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार प्रदान करने वाला प्राथमिक क्षेत्र ही था। फिर 2011-12 के आसपास देखें तो लगभग 50%, 49% लोगों को रोजगार प्रदाता कौन सा था, आपका प्राथमिक क्षेत्र था। और 2017-18 के बीच में देखें तो लगभग 44% के आसपास लोगों को रोजगार प्रदान करने वाला सेक्टर कौन सा है, आपका प्राथमिक क्षेत्र। अब देखिए यहाँ पे देखा जाए लगभग 11% के आसपास, 72-73 में 11% लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने का काम कौन सा करता था, सेकेंडरी सेक्टर। 2011-12 के आसपास 24% लोगों को, यहाँ पे 24% लोगों को रोजगार प्रदान करने वाला था, एम्प्लॉयमेंट देने वाला था। और एट प्रेजेंट देखा जाए तो 25% को रोजगार प्रदान करने वाला सेक्टर कौन सा है, आपका सेकेंडरी सेक्टर है। टर्सरी सेक्टर के रूप में देखा जाए शुरुआत में 72-73 में आपका 15% रोजगार टर्सरी सेक्टर प्रदान करता था। 2011-12 में 27% के आसपास ये आपका क्या करता था, एम्प्लॉयमेंट प्रदान करता था। और एट प्रेजेंट लगभग 30% के आसपास ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाता है कंट्री के अंतर्गत। तो आप एक बेसिक फिगर मान लीजिए कि देखिए 45%, 25% और 30%, ये एक अप्रोक्सीमेटली फिगर है। अगर हम देखा जाए कि प्राथमिक क्षेत्र हालांकि सबसे कम कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी में, लेकिन रोजगार प्रदाता सबसे बड़ा यही है। इसके अलावा हम देखें कि सेकेंडरी सेक्टर, तो सेकेंडरी सेक्टर में भी 25% के आसपास एम्प्लॉयमेंट मिलता है लोगों को। और धीरे धीरे हम देखें कि लगभग 72-73 से लेके और आज लगभग 2017-18 का फिगर है ये। आज भी देखें 2022 का भी, तो भी लगभग 30-32% के आसपास ये फिगर मिलेगा। तो लगभग दुगने लोगों को अब एम्प्लॉयमेंट किससे मिलने लगा है, सर्विस सेक्टर से मिलने लगा है। जबकि पहले जो प्राथमिक क्षेत्र पे लोगों की डिपेंडेंसी थी वो बहुत ज़्यादा थी, तो अब वो धीरे धीरे घट के कम हो गई है और लगभग 25% के आसपास यहाँ से कम हो गई है, लगभग 30% तक घट गई है। पहले 74 थी और इस समय 44 के आसपास है। तो लगभग 30% की कमी आई है और कहीं ना कहीं यहाँ पे
उनका रोजगार ज़्यादा मिलने लगा है, आपका 30% तक। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये हमें बात ध्यान रखनी है कि एम्प्लॉयमेंट देने के मामले में इस समय भी टर्शरी सेक्टर दूसरे नंबर पे है। सबसे पहले नंबर पे कौन सा है? प्राथमिक क्षेत्रक। और तीसरे नंबर पे कौन सा है? औद्योगिक क्षेत्रक, रोजगार प्रदान करने के मामले में। अगर हम जीडीपी में कंट्रीब्यूशन के मामले में देखा जाए, जीडीपी में, तो जीडीपी में सर्वाधिक कंट्रीब्यूशन करने वाला कौन सा है? सेवा क्षेत्रक। दूसरे नंबर पे कौन सा है आपका? औद्योगिक क्षेत्रक या सेकेंडरी सेक्टर। और तीसरे नंबर पे जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करने वाला कौन सा है? प्राथमिक क्षेत्रक। जबकि एम्प्लॉयमेंट के मामले में उल्टा हो जाता है। पहले नंबर पे आपका प्राथमिक क्षेत्रक आता है, दूसरे नंबर पे आपका सर्विस सेक्टर आता है, और तीसरे नंबर पे आपका औद्योगिक क्षेत्रक। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट होता है। ये मुख्य रूप से इसी टाइप के करंट से रिलेटेड फैक्टर्स के ऊपर है, लेकिन ज़्यादा मैंने डेप्थ में नहीं लेके गया हूँ। इतना कि केवल आपसे अगर कोई सिंपल सा क्वेश्चन आए तो वो आपसे सॉल्व हो जाए, क्योंकि इसको जितना डेप्थ में लेके जाए, बहुत बड़ा टॉपिक है ये होने को तो। लेकिन मैंने बेसिक फैक्ट्स को आपको इसके अंदर कवर किया है। मुझे पूरी उम्मीद है इस वीडियो से आपको लाभ मिलेगा। डू हार्ड वर्क, टेक केयर एंड गेट सक्सेस। थैंक यू।